वेलकम बैक एंड सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग 2020 अनसॉल्व सेट 6 है वाई वाई के कुछ क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, जिसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन और 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स। तो चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों से, कह रहा है कि यदि a इज इक्वल टू एक सेट दिया गया है में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या है। तो आपको बता दें कि देखिए इस वीडियो को थोड़ा हम लंबा खींचेंगे और पूरी बात अपनी रखेंगे, जो भी क्वेश्चन में होता है वो सब रखेंगे, लेकिन आप लोगों को इसके लिए क्या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मतलब क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन लिंक दे देंगे। तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आता सिर्फ उसी पर क्लिक करके और आप लोग उसको जो है केवल वही क्वेश्चन देख सकते हैं। वीडियो लंबा होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन सभी होंगे। तो चलिए जरा इसको समझते हैं। सबसे पहले द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या क्या होती है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक सेट है आपके पास, ए है या एक्स कुछ भी ले लें, और दूसरा सेट है बी, और इसमें से मान लीजिए कि एम एलिमेंट है, ठीक है ना, एम एलिमेंट्स, और इसमें से है एन एलिमेंट्स। एम और एन एलिमेंट्स हम लोगों ने ले लिए हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि इसमें से कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं, ए से बी में कितने फंक्शन डिफाइन किया जा सकता है, तभी आप लोग इसका जवाब दे सकते हो। अर्थात एफ अगर फंक्शन ए से बी में है तो कितने फंक्शन यहाँ पर डिफाइन होते हैं। इसमें एम एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 4, इस तरह से एम है टोटल एलिमेंट, और इसमें एन एलिमेंट है। तो अब देखिए फंक्शन की संख्या निकालने के लिए हम लोग जो है क्रमचय संचय का यूज करेंगे। तो इसमें से होगा क्या कि जैसे पहला एक एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट कहाँ कहाँ जा सकता है, यानी इसमें जा सकता है पहले वाले एलिमेंट में, ये जा सकता है दूसरे वाले में, ये जा सकता है तीसरे वाले में। अर्थात एक एलिमेंट का जो इमेज है, यहाँ चूंकि एन एलिमेंट है तो एक एलिमेंट का एन बार इमेज जा सकता है। अर्थात एक एलिमेंट के लिए एन ऑप्शन हुए। इसी प्रकार से दूसरे एलिमेंट के लिए भी एन ऑप्शन होंगे, क्योंकि इसका भी इमेज किसी में भी जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए साथ साथ प्रक्रिया चलेंगी तो दोनों में एन इंटू एन हो जाएगा। इसी प्रकार एन इंटू तीसरे एलिमेंट के लिए भी एन इंटू एन, और इसी प्रकार आप लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इसमें चूंकि एम एलिमेंट है तो इसलिए एक एलिमेंट के लिए एक पद, दो पद, तीन पद, तो टोटल कुल मिलाकर के एम टर्म तक जाएगा। तो एन की पावर एम इसका फार्मूला तैयार होता है। ये तो बात हुई कि ए से बी में, अगर ए में एम एलिमेंट्स हैं और इसमें एन एलिमेंट्स हैं, तो ए से बी में कितने फंक्शन हो सकते हैं, ये होता है एन की पावर एम। अर्थात ये जो कोडोमेन है, अर्थात सहप्रांत है, तो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट होंगे उसकी पावर में ये हो जाता है। अब हम आते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन मतलब द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि द्विआधारी संक्रिया होती क्या है। तो द्विआधारी संक्रिया का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास कोई एक सेट है जी, ठीक है ना, जी कोई सेट दिया गया है, तो आप लोग जो है पहले इसका करेंगे जी क्रॉस जी, अर्थात इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, और उसके बाद फिर एक फंक्शन डिफाइन करेंगे कोई भी। इसको हम लोग जो है नॉर्मली स्टार से या फिर इसको जो है ओ से लिखा करते हैं। तो एक फंक्शन डिफाइन किया जाएगा, ओ इज ए फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी, इस तरह से। तो ये जो फंक्शन डिफाइन होगा इसी को आप लोग कहते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। तो कुल मिलाकर के जैसे आपको यहाँ पर एक सेट दिया गया है a इक्वल टू ए कॉमा बी, इस प्रकार से सेट दिया गया है, तो सीधी सी बात है भाई, ए क्रॉस ए अगर आप लोग निकालते हो तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, ए कॉमा बी और क्रॉस ए कॉमा बी, इस प्रकार से आपको दोनों बार लिखना पड़ेगा, दो बार। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, मतलब इसका कितना क्या सेट बनेगा। तो पहले ए कॉमा ए, पहला एलिमेंट आएगा ए कॉमा ए, दूसरा एलिमेंट आएगा ए कॉमा बी, तीसरा एलिमेंट आएगा बी कॉमा ए, चौथा एलिमेंट आएगा ए बी कॉमा बी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने क्या किया कि इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया। अब आपको पता है कि ये जो फंक्शन जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ये भी एक फंक्शन होता है, लेकिन जी क्रॉस जी से जी में होता है। तो अब आप इस सेट को आप लोग अगर ये जो ए लिखा है इस सेट को आप लोग अगर जी क्रॉस जी मान लें
और इस सेट को वापस से जी मान लें तो इसमें से कितने एलिमेंट होंगे? जी में तो दो जी मतलब इसको हमने जी मान लिया है, तो इसमें से दो एलिमेंट है, एक है ए और दूसरा है बी। लेकिन इसमें से चार एलिमेंट है, ए कॉमा ए और इसके बाद है ए कॉमा बी, इसके बाद है बी कॉमा ए और इसके बाद है बी कॉमा बी। तो अब बताइए कितने फंक्शन बनाए जा सकते हैं? एक का इमेज कितनी बार जा सकता है? इसमें से एक और दो बार जा सकता है, तो दो, इसके बाद दूसरे का भी दो, तीसरे का भी दो और चौथे का भी दो, अर्थात 2 की पावर 4। दिस इज इक्वल टू 16 इसका आंसर होगा। हमें उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होता है जो कि एक सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो देख रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से उसी सेट में होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन है और इस साल के जो 2021 है, इस साल के सिलेबस से इस चैप्टर को हटा दिया गया है। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है। तो आप लोगों से बोलता है पहला, कह रहे सारणिक एक वर्ग आव्यूह है। तो सीधी सी बात है भाई, सारणिक आव्यूह होता ही नहीं है तो वर्ग आव्यूह का सवाल ही नहीं होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है, ये तो कुछ कुछ जम रहा है, अवैध संख्या है। लेकिन आव्यूह तो जो है हर एक क्रॉस का हो सकता है, किसी भी यहाँ पर जो है आव्यूह हर प्रकार से, यानी किसी भी कितने भी पंक्ति कितने भी कॉलम हो सकते हैं। तो लेकिन सारणिक में हम लोगों ने देखा है कि 3 अगर कॉलम है तो 3 रो ही होंगी उसकी। तो ये तो इसका मतलब ऑर्डर सेम होता है, अर्थात 3 क्रॉस 3 होगा, 4 क्रॉस 4 होगा, 2 क्रॉस 2 होगा। तो आबद्ध संख्या तो है, सारणिक जो है आव्यूह से संबंधित एक संख्या तो है, लेकिन हर एक आव्यूह के लिए ये टैली नहीं करता है, इसलिए इस ऑप्शन को हम सही नहीं कहेंगे। आगे पढ़ते हैं। कह रहा सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। बिल्कुल सत्य, यही बात सही है, क्योंकि जो वर्ग आव्यूह होता है ये वर्ग आव्यूह से ही ये सारणिक जो है, इससे वर्ग आव्यूह से संबंधित जितने रो जितने कॉलम उतने ही रो, इसी से संबंधित एक संख्या होती है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी सिंपल है, इसमें आप तब समय नहीं गवाएंगे हमें पता है, लेकिन जिनको भी नहीं पता है तो उस क्या करेंगे कि रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर dx। तो इसका होल स्क्वायर ओपन करना है भाई, तो x का स्क्वायर x आ जाएगा, माइनस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर 1 बाई एक्स आएगा, बीच में लगा है प्लस, माइनस 2 भी करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 आएगा। इसका समाकलन होगा x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा log x माइनस 2 और इसका समाकलन हो जाएगा x और प्लस उसके बाद हो जाएगा c। इसको सही से लिखेंगे तो हमें लगता है आंसर इसका सही होगा 3rd नंबर, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्या कह रहे हैं, कोटि क्या है इसकी? अवकल समीकरण इतने की कोटि है। तो इसकी कोटि तो आपको पता है कि हायर डेरिवेटिव जो इसका जो लिया गया है वो सेकेंड टाइम, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2। अब इसके बाद कह रहा है कि ए मात्रक सदिश है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर जो ए है वो एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश अगर होता है जैसे वेक्टर ए मात्रक सदिश है, तो इसका मतलब है कि इसका जो मॉड निकालेंगे आप लोग तो वो 1 आएगा। फिर आप लोगों से बोल रहा है कि x माइनस वेक्टर ए और x प्लस वेक्टर ए बराबर 0 है। हम लोगों ने उसको भी लिख लिया यहाँ पर, वेक्टर x माइनस वेक्टर ए ये 0 है। तो कह रहा है कि इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर x, इसका वैल्यू फाइंड करना है। कोई बात नहीं है, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सुनेंगे, जिस प्रकार से आप लोग जो है ये फार्मूला याद करते हो रियल नंबर के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एज इट इज वही फार्मूला वेक्टर में भी यूज किया जा सकता है। ऐसा इसका प्रूफ किया गया है, इसलिए ऐसा यूज किया जा सकता है, अर्थात वेक्टर एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। अब आपको बता दें कि सदिश का वर्ग बराबर होता है मापांक का वर्ग, ये आप लोग हमेशा याद रखेंगे, सदिश का वर्ग बराबर मापांक का वर्ग। ये फार्मूला आप लोग इस्तेमाल कर देंगे यहाँ पर। तो पहले तो देखिए सदिश का वर्ग हो रहा है, और किसी भी सदिश के वर्ग का मतलब होता है, जैसे वेक्टर एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स, डॉट प्रोडक्ट होता है, क्रॉस नहीं होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा वेक्टर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसके लिए सदिश का वर्ग मापांक के वर्ग के बराबर होगा, तो इसमें दोनों में लगा देंगे मॉडुलस, ए में भी और एक्स में भी।
ये बन जाएगा। अब ये चूंकि मात्रक सदिश है इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पर आप लोग वैल्यू रख देंगे, तो आएगा वेक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8। तो यहाँ से आप 1 को ट्रांसपोजिशन करेंगे, माइनस का 1 उधर प्लस 9, अर्थात इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। सो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ, ये बोल रहे हैं सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x द्वारा परिभाषित फलन ये एकैकी तथा आच्छादक है। अब इसमें से एकैकी का मतलब होता है 1 1, यानी 1 1 का मतलब होता है कि जैसे आपके पास एक सेट हो x, यहाँ पर r ले रहा है तो हमने ले लिया इसको x, और दूसरा सेट हो अगर आपके पास y, तो 1 1 का मतलब होता है कि ये फंक्शन अगर 1 1 है तो यहाँ के एक एलिमेंट का उधर के एक एलिमेंट से ही इमेज जाएगा, मतलब एक का एक से जाएगा, चाहे जिसमें से उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक एलिमेंट का एक एलिमेंट पर इमेज होगा। तो अगर ऐसा है तो इसके लिए कंडीशन होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि एक सेट ये दूसरा सेट है, हमने ये मान लिया कि यहाँ पर एक एलिमेंट x1 है और एक एलिमेंट x2 है, ये x2 लिखा है। अब उसके बाद ये फंक्शन डिफाइन किया गया है, तो आपको ये मालूम है कि इस सेट ए से इस सेट बी में अगर कोई ये जा रहा है इमेज, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर ये इमेज ये वाला बिंदु है तो इसको आप fx1 से लिखा करते हो। अब दूसरा यही है तो ये भी अगर इसी में जा रहा है तो इसको आप लोग fx2 से लिखेंगे। तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे एक यहाँ के दो डिफरेंट एलिमेंट का इमेज अगर एक बिंदु पर गया तो होना क्या चाहिए, ये भी दोनों बराबर ही होने चाहिए, अर्थात ये भी इसी के ऊपर होना चाहिए। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर तो दोनों fx1 और fx2 बराबर हैं, तो यहाँ भी x1 x2 बराबर होने चाहिए। तो ये कंडीशन होती है। तो 1 1 चेक करने के लिए इसको आप लोग याद कर लेंगे, इस पेपर में कई सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ये चेक करना है। तो अगर कभी भी फंक्शन को 1 1 चेक करना है तब आप लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये जो कोडोमेन इसको कहते हैं, जैसे हम लोगों ने फंक्शन यहाँ r से r लिया है, तो ये पहला वाला जो सेट है ये भी सेट ऑफ रियल नंबर है और ये भी सेट होगा सेट ऑफ रियल नंबर। तब आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो डोमेन है इससे आप लोग दो एलिमेंट ले लेंगे, एक एलिमेंट x1 और दूसरा एलिमेंट x2। तो यहाँ से आप लोगों ने दो एलिमेंट ले लिए, ये डोमेन है, ये वाले से लिए गए, इससे नहीं लिए गए। अब आप लोग जो है इसी दोनों वैल्यू पर ये फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर x की जगह रिप्लेस करेंगे पहले x1 तो मिल जाएगा 2x1, इसके बाद x2 तो मिल जाएगा 2x2। अब जो आपको ये कंडीशन बताइए यहाँ पर आप लोग अप्लाई करेंगे। तो ये कंडीशन में fx1 बराबर करेंगे पहले fx2 के, तो fx1 की वैल्यू रखेंगे हो जाएगा 2x1, fx2 की वैल्यू हो जाएगी 2x2, 2 से 2 कट जाएगा। तो ये कंडीशन देखिए वेरीफाई हो गई, इसका मतलब हो गया कि ये एकैकी फलन है, यानी f इज 1 1 फंक्शन। अब आच्छादक के लिए क्या करना होता है उसको जरा समझ लीजिए। हमेशा याद रखिएगा कोई फंक्शन को अगर आच्छादक प्रूफ करना है तो आप लोग जैसे मान लीजिए एक फलन है ये x से y में कोई फंक्शन अगर है तो आपको अगर आच्छादक प्रूफ करना है तो ये कोडोमेन कहलाता है, अर्थात सह प्रांत होता है। तो सह प्रांत से आपको एक एलिमेंट लेना है, वही हमने ले लिया कि y एक एलिमेंट ले लिया जो कि सह प्रांत से यहाँ से आया हुआ है, इससे ले लेंगे। तो अब आप लोग जो फंक्शन दिया गया था fx बराबर 2x, इसको y के बराबर रख लेना है, अर्थात y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर करना क्या है कि ये जो डोमेन है इसका वैल्यू आप लोगों को पहले निकालना है कि यहाँ से x का वैल्यू मतलब निकालना है, ठीक है ना, इसमें x लगा होगा पहले से, x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, y बटे 2 ये आ गया है। तो इसका मतलब है कि x का जो ये मान है ये y बटे 2 है, ये x की वैल्यू y बटे 2 है। अब आप लोग जरा एक बात बताओ कि यहाँ पर जो ये कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट इसके y बटे 2, यानी यहाँ का प्रत्येक y टाइप का जितना भी एलिमेंट होगा पूरा y कोई भी लिया, देखो स्वेच्छ में अब यहाँ कोई भी आ सकता है। तो ये इसके जो x बराबर y बटे 2 आ रहा है, y बटे 2 भी देखो y अगर रियल नंबर है जो कि यहाँ से निकाला गया है तो y बटे 2 भी एक रियल नंबर ही होगा, वास्तविक संख्या ही होगा। तो अब आप लोग एक बात बताओ कि यहाँ पर जो है y बटे 2 टाइप का हर एक एलिमेंट यहाँ के y पर एक इमेज आपको मिल रही है, अर्थात इस प्रकार से जो है आप ये कह सकते हो कि इधर y का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होता है। तो इसमें से होता क्या है कि जब भी आच्छादक आप लोगों को दिखाना होता है तो आप लोग जो है रेंज की जो वैल्यू होती है, रेंज ऑफ फंक्शन f इज इक्वल टू दिखाना होता है कोडोमेन,
ये आप लोगों को ध्यान रखिए। और अगर ये मान लीजिए कि फंक्शन अगर f है, डोमेन अगर x है, तो इसमें से f ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू को डोमेन y, ये वैल्यू प्रूव करना होता है। और इसको प्रूव करने का यही नियम होता है। आपको सबसे पहले को डोमेन से एक स्विच अवयव y लेना होता है, और उसके बाद जहां भी फंक्शन दिया गया हो वहां पर रखना होता है, और उसके बाद x का वैल्यू y के पदों में निकालना होता है। फिर ये जज करना होता है कि ये जो x निकल के आएगा y/2 के फॉर्म में, तो क्या ये भी वास्तव में रियल नंबर होगा। अगर हाँ ऐसा है हर एक रियल नंबर के लिए, तो आप लोग फिर वहां पर एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि कोडोमेन का जो प्रत्येक अवयव y है वो डोमेन के एक अवयव x अर्थात y/2 का इमेज हो रहा है। प्रत्येक अवयव यहाँ का इमेज हो गया। तो जो इमेज होता है तो इमेज का सेट रेंज होता है, और जो कोडोमेन होता है वो तो आपको पहले से दिया होता है, जैसे यहाँ पर r दिया है। ठीक है ना भाई, यहाँ पर जो दिया गया है f इज ए फंक्शन फ्रॉम r टू r, तो यहाँ पर ये जो कोडोमेन होगा ये हो जाएगा r। तो यहाँ का कोई भी अवयव, यहाँ के हर एक एलिमेंट का एक इमेज है, अर्थात यहाँ कोई भी खाली नहीं है, इसलिए ये आच्छादक फलन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स ये भी है। कह रहा है प्रूव दैट cos इनवर्स 1 by x इक्वल्स टू sec इनवर्स 1 by x। वेरी सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों ने ले लिया, मान लिया cos इनवर्स 1 by x इक्वल्स टू a, तो यहाँ से cos इनवर्स तो cos a बराबर हो जाएगा 1 by x। इसको आप लोगों ने अपॉन में दोनों को 1 अपॉन कर दिया, मतलब एक बार इसको ट्रांसपोजिशन कर दिया, उलट दिया, तो ये x बराबर हो जाएगा 1 अपॉन cos a। यहाँ से x इज इक्वल टू sec a, तो यहाँ से a इक्वल टू sec इनवर्स x से निकल आ जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बोल रहा है दर्शाइए कि ये फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। तो सबसे पहले आपको पता है कि कंटिन्यूटी अर्थात संततता चेक करने के लिए आप लोग क्या करते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाला करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो देखिए जरा, इसमें से दो फलन दिए गए हैं। जब कह रहा है कि x का वैल्यू 0 के बराबर ना हो तब आपको ये वाली चीज लेनी है। चलो ठीक है, 0 के बराबर अगर कोई चीज नहीं होगी तो या तो ग्रेटर होगी या तो लेस होगी। आपको बताया गया था, इसको आप लोग लर्न ही कर लीजिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, अर्थात 0 पर निकालना है तो यहाँ पर 0 रहेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस और f ऑफ x। ये पहला स्टेप है। इसके बाद दूसरा, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जो h होता है, h एक रियल नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, तो h इज ग्रेटर देन 0, f ऑफ 0 माइनस h। ये फर्स्ट स्टेप आपको लेना है। अब देखिए फंक्शन की जो वैल्यू निकल रहा है 0 माइनस h पर निकल रहा है, 0 माइनस h अर्थात 0 में से एक कोई नंबर अगर छोटा मतलब घटेगा तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो भी 0 से छोटी आएगी, मतलब 0 तो नहीं रह जाएगी, क्योंकि 0 में से कोई भी अगर h नंबर घट जाएगा तो वो 0 के इक्वल टू तो नहीं होगी। 0 के इक्वल टू नहीं होगी तो फंक्शन का सिलेक्शन यहाँ से x+2 होगा, जो कि हमने यहाँ पर दिखाया है fx इज इक्वल टू ये। अब फंक्शन की वैल्यू 0 माइनस h पर निकालना होगा, 0 माइनस h पर निकालेंगे, x के स्थान पर रखेंगे 0 माइनस h, प्लस का हो जाएगा 2, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस h प्लस 2 ये आ जाएगा इसकी कंप्लीट वैल्यू जो कि यहाँ पर रख दी गई है। उसके बाद अप्लाई कर देंगे लिमिट, लिखा हुआ है अप्लाइंग द लिमिट, और यहाँ h की जगह 0 हो जाएगा प्लस 2। इस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला तो 2 आ गया। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट के लिए ये नोटेशन होता है, देखो लेफ्ट हैंड के लिए क्या होता है 0 से x टेंडिंग टू 0 माइनस, यहाँ 0 प्लस कर लेते हैं, 0 पर चेक करना है इसलिए, 1 पर अगर चेक करना होता तो 1 प्लस 1 माइनस ऐसे करके लिख लेते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। इस प्रकार से मतलब ये एक नोटेशन है। अब 0 प्लस h अर्थात 0 में से अगर h टाइप का कोई नंबर अगर ऐड हो जाएगा तो फिर वो 0 नहीं रहेगा, बदल जाएगा, अर्थात 0 अब नहीं रहा तो आपको फिर से जो है कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करना होगा, वो यही फर्स्ट वाला x+2। फिर से यही fx इज इक्वल टू क्या निकल के आने वाला है x+2, ये आएगा fx इज इक्वल टू x+2। तो अब हम लोग जो है फंक्शन की वैल्यू चूंकि आपको चाहिए 0 प्लस h पर, तो हम लोग निकालेंगे 0 प्लस h पर इसकी वैल्यू। तो ये 0 प्लस h पर निकालेंगे तो x के स्थान पर रखा जाएगा 0 प्लस h प्लस 2। अब आप लोग क्या करेंगे कि h+2 वैल्यू मिलेगी तो ये वैल्यू उठा करके इसकी जगह रख देंगे तो h+2, फिर से लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर से 2 आ गया। देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ रही है। तो अब इसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आप लोगों से देखो सवाल में क्वेश्चन में आप लोगों से ये बोल रहा था कि ये जो है 0 पर कितना है 1 है, कह रहा है जब
x इक्वल टू 0 हो जाएगा तब उस समय हो जाएगी ये 1। तो आप लोग इसमें से क्या करते हैं कि 0 पर ये 1 निकल के आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट डज नॉट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अर्थात ये अब 0 के बराबर नहीं है। इस प्रकार की कंटिन्यूटी को रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। मतलब ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है जो कि सतत नहीं है, लेकिन ये रिमूवेबल है। फंक्शन की परिभाषा को बदल दिया जाए और f0 यानी जो वैल्यू है इसको इसकी जगह अगर 2 कर दिया जाए तो फिर ये जो है कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि दो सदिश दिए गए हैं, एक वेक्टर a बराबर आपके पास ये है और वेक्टर b बराबर आपके पास ये दिया गया है। तो इन दोनों को सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ लिखा। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि योगफल के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कि कोई भी वेक्टर अगर दिया गया है उसका मात्रक सदिश निकालना हो तो आप लोगों को उसी वेक्टर के मॉडुलस से भाग देना पड़ता है। तो ये योग के अनुदिश निकालना है। योगफल के अनुदिश सबसे पहले आपको जो वेक्टर दिए गए हैं उनका आप निकालेंगे योगफल। योगफल हमारे पास ये आ गया, देखिए 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5 की कैप, ये पहला वेक्टर एक ये है। और दूसरा वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3 कैप, ये सेकंड वेक्टर भी है। इसमें 2i कैप 4i कैप हो जाएगा, 2j कैप j कैप 3j कैप और माइनस 5 के कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2 के कैप आ जाएगा। अब आप लोगों को इसका मॉड निकालना है क्योंकि आपको ये काम करना ही पड़ेगा, तभी इसका n कैप आएगा। तो ये हो गया। तो अब a और b के संदेश मात्रक सदिश निकालना है, तो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपॉन उसी के मॉड से भाग दे देंगे, तो जो कि है √29 आ रहा है। इससे आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, इतना आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन बोल रहे हैं, कह रहा है कि a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं। जो स्वतंत्र घटनाएं अगर होती हैं तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b हो जाता है। स्वतंत्र घटनाओं के केस में आप लोग इनको या इस कंडीशन को याद रखेंगे। इसमें कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू 0.3 है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू नोट किया। उसके बाद कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल टू 0.4 है, इसको भी हमने नोट किया। आपसे कह रहा है तब फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b फाइंड करने के लिए आप लोगों को फार्मूला पता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ a अपॉन b का मतलब होता है कि ये जो घटना a है इसके घटित होने की प्रायिकता जबकि b घटना पहले से ही घट चुकी है। तो यहाँ से आप लोग निकालेंगे तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ये फार्मूला अप्लाई किया गया है। आप लोगों ने पहले ये निकाल लिया था कि a इंटरसेक्शन b का वैल्यू pa इंटू pb हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कैंसिल आउट, अर्थात pa बचेगा, जिसमें 0.3 अर्थात इसको लिखा जा सकता है 3/10, जो कि ये आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछ रहा है, ये जरा निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। बच्चों इसको समझने के पहले हम आपको थोड़ी सी एक बात बताना चाहते हैं, थोड़ा सा कुछ समझाना चाहते हैं जिसको बड़े ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सेट x है और दूसरा सेट y है और तीसरा सेट आपके पास ये z है। यहाँ पर एक एलिमेंट जो दिया गया है वो x एलिमेंट है और उसके बाद फिर आप लोगों को मान लीजिए कि दूसरा जो एलिमेंट दिया गया है दूसरे सेट में, एक मिनट, इसमें जो एलिमेंट दिया गया है वो एलिमेंट है y। इसमें एलिमेंट हम लोगों ने y मान लिया और इसमें से एलिमेंट आप लोगों ने मान लिया z। ये तो भाई गड़बड़ हो जा रहा है, एक मिनट कलर चेंज करना, ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक सब में चलेगा। तो इसमें से आप लोग ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि इसमें से एलिमेंट है x और इसमें से एलिमेंट है y और इसमें से एलिमेंट है z। इस प्रकार से आपने ले लिया। तो जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं इसमें से कोई फंक्शन अगर डिफाइन किया गया है जो कि समुच्चय x से समुच्चय किस में है, y में है, तो x से y में मान लेते हैं हम लोग ये फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो ये फंक्शन का ही नहीं रिलेशन का है, तो मान लेते हैं इसमें r रिलेशन डिफाइन करते हैं और इसमें से जो है हम लोग सेकंड वाले में इसमें से s रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो पता है ये x जो एलिमेंट है ये y पर आप लोग जो है x का मान लीजिए कि रिलेशन y से है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि अगर x का रिलेशन इस y से है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं x, y बिलोंग्स टू r। अगर इस y का रिलेशन इस z से है तो आप लोग लिख सकते हैं y, z बिलोंग्स टू s। इस तरह से लिख सकते हैं।
तो इसका जो कंपोजिशन रिलेशन होता है वो आप लोगों को बता दें क्या होता है कि x का संबंध y से, y का संबंध है z से, तब आप लोग इससे कंपोजिशन रिलेशन निकाल सकते हो कि ये जो है x का संबंध किससे हो जाएगा, z से, अर्थात इस x का संबंध हो जाएगा इस z से। ये कंपोजिशन, कलर गलत चूज कर लिया आपने, x का संबंध इससे हो जाएगा z से, ठीक है ना। तो अब देखिए जरा इसको लिखा कैसे जाता है, ये इसको ऐसे लिखा जाता है कि एस कंपोजिशन, सॉरी ये देखो आर कंपोजिशन एस है, तो इसको थोड़ा सा उल्टा लिखा करते हैं, अर्थात आर कंपोजिशन एस ऐसे लिखा जाता है। और ये फंक्शन तभी आता है आर कंपोजिशन में कि जब x का संबंध y से हो और y का संबंध किससे हो, s से हो, तब जाकर के इसका रिलेशन इधर को निकल के आता है, मतलब x का रिलेशन z से आएगा। तो हमारा मतलब ये है कि y जो सेट होता है, ये वाला सेट है y, इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि x से y में संबंध हो और y से z में संबंध हो। अर्थात अगर कोई x, z एलिमेंट अगर इस कंपोजिशन के अंदर है r कंपोजिशन s पर, तो इसका मतलब होता है कि x जो है देयर एग्जिस्ट y बिलोंग्स टू दूसरा वाला सेट सच दैट, इस प्रकार से कि x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू s, ऐसे होता है। तो अगर ये डेफिनेशन आप लोग याद रखते हो तो ये सवाल बड़ी आसानी से हो जाता है। तो चलिए जरा इसको सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। कह रहा है कि r इज इक्वल टू, ये दिया गया है 4,5, 1,4, 4,6, 7,6, 3,7, तो हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। अब आपसे कह रहा है कि r इनवर्स o r इनवर्स आपको ये फाइंड करना है, r इनवर्स o r इनवर्स, ठीक है ना। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले जो रिलेशन r दिया गया है इसको हमने r इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको बता दें, देखिए यहाँ पर ये है r इनवर्स यहाँ पर, तो ये जो r इनवर्स है ये कैसा बन करके आ जाएगा, ये हो जाएगा, पहले देखो 4,5 है तो 5,4 हो जाएगा, मतलब इंटरचेंज हो जाएंगे सारे एलिमेंट, तो r इनवर्स बन जाता है 4,5, 5,4 है, 1,4, 4,1 है, 4,6, 6,4, 6,7, 6,7, सारे एलिमेंट्स जो है 3,7 का 7,3 हो गया, ये r इनवर्स हो गया। अब आपको r इनवर्स कंपोजिशन r इनवर्स निकालना है, मतलब यहाँ पर ये वाला जो r इनवर्स है, r इनवर्स कंपोजिशन r इनवर्स निकालने के लिए ये वाला जो लास्ट वाला r इनवर्स होगा वो ये वाला है, ठीक है ना, और ये वाला जो r इनवर्स है वो ये वाला है। तो जिस हिसाब से डिफाइन है वैसे हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया, थोड़ा ध्यान से देखिए, इस इनवर्स पर ही फोकस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखो 5,4 है, तो अर्थात 5 से 4 में एक ये इमेज जाएगा, 5,4 है ना, तो 5 का एलिमेंट अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर लेंगे। पहले देखो 5, 4, 6, 6, 7, ये तो 5, 4, 6, 7 हम लिख दिए, एक एलिमेंट को एक ही बार लिखा जाएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। और इसके बाद 5 के किस में जा रहा है, 4 में, हमने 5 को देखो 4 में लिख दिया, ये r इनवर्स चल रहा है। और 4 का 1 में, देखिए 4 का जो ये एक है, 4 का देखो कहाँ गया, 1 में गया ये यहाँ पर। उसके बाद 6 का 4 में, 6 का जो इमेज है वो ये 4 में भी गया यहाँ पर, देखो 6 का 7 में भी है, 6 का हमने 7 में भेज दिया। उसके बाद 7 का 3 में है, देखो 7 का हम लोगों ने कहाँ भेज दिया, 3। अब इसकी बात हो गई। अब इसके बाद जो दूसरा जो सेट है ये वाला, तो ये भी आर इनवर्स है, तो हमने फिर यहाँ पर आर इनवर्स निकाल दिया, ठीक है ना, आर इनवर्स। तो इसमें भी वही काम है कि 5 का किस में जाएगा, 4 में, 5 है नहीं तो हमने 5 एलिमेंट डाल करके उसको 4 में भेज दिया, 4 का 1 में, उसी प्रकार से देखो। उसके बाद 6 का 4 में है, तो 6 का एलिमेंट जो है 4 में, ये देखिए। उसके बाद 6 का जो है किस में है, 7 में है, तो 6 का 7 में यहाँ पर आ जाएगा, ये है। और उसके बाद 7 का 3 में है, 7 का ये देखिए 7 यहाँ पर था तो 3 था, मतलब जितने एलिमेंट कमी पड़ गई यहाँ पर नहीं थी तो उनको हमने डाल दिया। अब आपको बता दें, अब वही देखिए रूल लगाएंगे कि अगर आर कंपोजिशन आर इनवर्स का मतलब होता है कि इधर का संबंध इधर के एलिमेंट से होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जरूरत है कि यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए। अगर यहाँ पर किसी का नहीं मिल रहा है तो वो छूट जाएगा, जैसे 4 है, 4 का 1 से तो मिल रहा है लेकिन 1 का यहाँ कहीं है ही नहीं, इसलिए एलिमेंट से कोई मतलब ही नहीं। अब देखो जरा 5 का जैसे किस में है, 4 में, आर इनवर्स आर इनवर्स निकालना है, तो 5 का किस में जा रहा है, मतलब 5,4 जो एलिमेंट है वो आर इनवर्स पर है, ठीक है ना, यानी 5, जो 4 है वो कहाँ पर जा रहा है, आर इनवर्स पर, ये वाले आर इनवर्स पर। और इसके बाद 4,1 कहाँ पर जा रहा है, एंड 4,1 जो है इस वाले आगे जो आर इनवर्स लिखा है ये भी आर इनवर्स का है। तो 5,4
आर इनवर्स पर है, 4,1 आर इनवर्स पर है, तो ये जो 5 कॉमा जो ये 1 निकल करके आएगा ये इस कंपोजिशन पर पहुंच जाएगा। दिस इम्प्लाइज 5,1 ये जो है बिलोंग्स टू आर इनवर्स, पहले ये वाला लिखा जाएगा आर इनवर्स कंपोजिशन आर इनवर्स, ये वाला पहले वाला, ये वाला आर इनवर्स ये वाला है, और ये वाला आर इनवर्स ये है, इस तरह से। इसी प्रकार से आप देखें तो 5 का पहले इसमें था, आप देखो 4 का 1 में खत्म हो गया, 6 का 4 में है, 4 का 1 में है, तो 6,1 भी आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे हमने पहला लिखा है ऐसे आप दूसरा भी लिख सकते हो, अर्थात 6,1 ये वाला एलिमेंट भी आ जाएगा। उसके बाद 6 का 7 में, 7 में तो 6,3 भी आ जाएगा। इस प्रकार से और कोई है नहीं, 7 का 3 में तो, लेकिन 3 का यहाँ कोई है नहीं, तो ये कंपोजिशन स्टेज में नहीं आएगा। इसका मतलब ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और बच्चों आपको बता दें कि एक थ्योरम होती है, क्या होती है थ्योरम, इनवर्स वाली होती है। चलो ठीक है, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे इसके बारे में। अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स बराबर ये है, तो इसमें से 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 लेफ्ट हैंड साइड आपने ले लिया, लेकर के आना है tan इनवर्स 31/17। तो आपको पता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पहले आप लोग ये 2 tan इनवर्स को पहले आप इस तरह से बदल लेंगे, तो देखो 2 और ये x है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/4, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3/4, इसमें 4 ऊपर आ जाएगा, तो ये बाकी ये सब राइट साइड राइट में यही लिखा गया। इसके बाद एक फार्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये फार्मूला अप्लाई किया, ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ ये बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि a तथा b n क्रम के दो अवयव हैं। ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये मैट्रिक्स में है, अच्छी थ्योरम है। देखिए कैसे करते हैं थ्योरम है, तो कह रहा है व्युत्क्रमणीय अवयव को दर्शाइए। ये व्युत्क्रमणीय अवयव है, जो व्युत्क्रमणीय है मतलब इनका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो कह रहे हैं दर्शाइए कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। एक छोटा सा अगर कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो ये थ्योरम बहुत आसान है। आप लोगों को केवल क्या समझना है कि कोई भी जो अवयव होता है उसके व्युत्क्रम अवयव की क्या परिभाषा होती है। तो हम लोग ऐसे कहते हैं कि मान लीजिए कि जैसे हमारे पास एक अवयव ए है और दूसरा अवयव बी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बोले कि जो बी अवयव है, बी मैट्रिक्स है, वो ए का इनवर्स है, अगर ऐसा बोले तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, परिभाषा के अनुसार आप लोगों को क्या करना होता है, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई होना चाहिए। मतलब अगर b जो है a का इनवर्स है तो a का b के साथ प्रोडक्ट और b का a के साथ प्रोडक्ट दोनों i के बराबर होना चाहिए, क्योंकि a b का। और b को अगर आप लोग लिख दें, अगर b को मान लिया जाए a इनवर्स, तो ये बन जाएगा a इनवर्स इक्वल्स टू ये a इनवर्स a इक्वल्स टू i, ठीक है ना, ये होता है। तो अब आप लोग जरा सीधे से बात बताइए, इसमें से अगर इसको इनवर्स प्रूव करना है, भाई देखिए कौन किसका कौन इनवर्स है, ये वाली चीज, ये पूरी चीज एक चीज मानिए, बी इनवर्स ए इनवर्स, अगर इस ए बी का इनवर्स है, ऊपर इनवर्स लगे ना, तो बी इनवर्स ए इनवर्स अगर ए बी का इनवर्स है, तब आप लोग क्या प्रूव करेंगे, दो बार, मतलब ए बी इंटू ये वाला बराबर आई प्रूफ करेंगे, और एक बार ये वाला, ये ए बी मतलब बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी इक्वल टू आई प्रूव करेंगे। यही आप लोगों को प्रूव करना होता है परिभाषा से, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये प्रूव करना है ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ये। तो हमने देखा कि ये वाला अगर इनवर्स वास्तव में होगा तो इसका जो प्रोडक्ट है ए बी के साथ में, चूंकि ए बी का ही इनवर्स है इसलिए इनका प्रोडक्ट आई के बराबर आना चाहिए। तो हमने देखा पहले ए बी लिखा, उसके बाद बी इनवर्स ए लिखा, इसके बाद बी और बी इनवर्स एसोसिएटिव ला साहचर्य नियम से एक साथ हो जाएंगे। और आप जानते हैं कोई मैट्रिक्स अगर है और उसका उसकी इनवर्स के साथ में अगर प्रोडक्ट हो जाता है तो आई हो जाता है, तो बी बी इनवर्स इज इक्वल टू आई किया जाएगा। अब इसके बाद ए और आई को साथ साथ रख लेंगे, ए आई बराबर आपको बता दें कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आप लोग कहते हैं 1 0 0 0 1 0 3/3 का होता है, तो उसमें से इसका वैल्यू ए ही आता है, इसलिए ए आई इक्वल टू यहाँ पर ए हो जाएगा, फिर से आ गया ए इनवर्स, ये आई हो जाएगा, देखो इसका आ गया। लेकिन अब एक बार और करना पड़ेगा क्योंकि परिभाषा में दोनों रहता है ए बी बी ए। तो एक बार आपने अगर ए बी इंटू ए लिया है, एक बार बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए बी। तो यहाँ से आप देखें तो ये ए इनवर्स और ये ए एक साथ लेंगे तो ये एसोसिएटिव ला से आ जाएगा। अब आपको पता है कि ए इनवर्स ए इक्वल टू आई बन जाएगा,
तो ये आई बी को एक साथ कर लेंगे, ये बी आ जाएगा, बी इनवर्स बी इक्वल टू आई। ये दोनों मतलब वेरीफाई हो गया कंडीशन, इसलिए प्रूफ हो जाता है। तो ये आपको पता चल गया कैसे प्रूफ करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है, तो हमने लिख लिया ए के जीतने की प्रायिकता 1/3 है। और कह रहा है बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है, तो बी के जीतने की प्रायिकता भी हम लोगों ने लिख लिया। इसके बाद इस सवाल में बोल रहा है कि इस दौड़ को ए और बी में से कोई भी न जीत पाए, इसकी प्रायिकता बताओ। आप लोग यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, ठीक है ना। ए और बी दोनों में से न जीत पाए, कॉन्सेप्ट ये है, ध्यान रखिएगा। एक चीज बताने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी के हमारे वीडियो बहुत सारे पड़े जिसमें घटनाओं के बारे में बताया गया। घटना को आप लोग नहीं माइंड करते हो कि वास्तव में जो है इवेंट कितना इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी के लिए, तो ये आप लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होती। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जो ये है कि जैसे मान लीजिए कि बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं मतलब कि वो घटना घटे ही नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसके बाद एक होता है कम से कम एक, कम से कम एक। तो बिल्कुल नहीं और कम से कम एक, इन दोनों को अगर ध्यान से देखा जाए तो बिल्कुल नहीं और कम से कम एक का इंटरसेक्शन होता है फाई, अर्थात दोनों डिसजॉइंट घटनाएं होती हैं, ठीक है ना। E1 और E2, मतलब बिल्कुल नहीं को E1 से और इसको अगर E2 से लिख दिया जाए तो बिल्कुल नहीं और कम से कम एक, ये डिसजॉइंट घटनाएं होती हैं दोनों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। और इनका दोनों का अगर यूनियन किया जाए तो पूरा प्रदर समष्टि आता है। तो इससे पता है क्या होता है, बिल्कुल नहीं का अगर आप लोग निकाल करके वन में से अगर घटा देते हो तो कम से कम एक का निकल आता है, कम से कम एक की जो भी प्रायिकता निकालनी, और कम से कम एक की प्रायिकता निकाल करके अगर वन में से घटा देते हो तो वो जो है निकल आता है बिल्कुल नहीं की प्रायिकता। ये बात ध्यान रखिएगा। तो कम से कम एक मतलब जीत जाए तो उसमें से हो जाएगा ए जीत जाए, बी जीत जाए, दोनों जीत जाए, मतलब यहाँ पर तो पहले से ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसलिए इंटरसेक्शन इसका कुछ आना नहीं। तो चलिए जरा इसमें कह रहा है कोई भी ना जीत पाए, तो हम लोग जो है कोई भी ना जीत पाए के लिए हम निकाल लेंगे कम से कम एक जीत जाए। अब आपको पता है कि ये भाई ए जीतेगा या तो फिर बी जीतेगा, तो कम से कम एक जाए मतलब किसी एक के जीतने की प्रायिकता निकाल लो, तो ये हो जाएगी ये। अब बिल्कुल नहीं की निकालेंगे, वन में से घटा देंगे, तो मतलब ये क्या निकल के आई है, ये निकल के आई है कम से कम एक के जीतने की प्रायिकता, क्योंकि दोनों एक साथ जीत ही नहीं सकते हैं, इसलिए इंटरसेक्शन फाई होगा। तो यहाँ पर 7/12 ये कम से कम एक के जीतने की प्रायिकता है ये, ठीक है ना। अब इसके बाद किसी के भी ना निकालने, तो हमने बताया वन में से घटा दो, कम से कम एक वाली चीज को वन में से घटा दोगे तो बिल्कुल नहीं वाले की प्रायिकता निकल आएगी। इस तरह से आप लोगों ने कर दिया 5/12 आंसर। इसके बाद फिर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों से फिर वही क्वेश्चन कह रहा है, इसमें कई क्वेश्चन आए हुए। कह रहा है यदि फलन ये जो दिया गया है परिभाषित सिद्ध कीजिए कि एफ एक एकीय और आच्छादक है। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन आपके पास दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू ए। आपको बताया था कि एक एकीय प्रूफ करने के लिए आप लोगों को जो डोमेन होता है सेट, यहाँ पर क्यों ले रहा है, रेशनल नंबर का सेट है, परमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो यहाँ से आप डोमेन से दो एलिमेंट ले लेंगे, स्विच आप लोग लिख लीजिएगा, माना डोमेन से या प्रांत से दो एलिमेंट x1 x2 स्विच दो एलिमेंट हमने लिए, और इस प्रकार से लिए कि fx1 निकाल लिया, fx2 निकाल लिया। अब fx1 बराबर fx2 करते हैं, तो यहाँ से आपको ये मिला, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x1 बराबर 3x2। तो इसमें से आप लोग जो है 3x1 बराबर 3x2 से 3 से 3 भी कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ बचेगा x1 इक्वल टू x2। तो आपने एक कंडीशन देखो वेरीफाई करा दी, वेरीफाई होते ही ये जो है जो फॉर एवरी के लिए चल रहा है, मतलब हर एक एलिमेंट ऐसा आप लोग ले सकते हो, तो ये एक ही हो जाएगा। आच्छादक के लिए आप लोगों को बताया गया था कि यहाँ पर आप लोग जैसे ही लिया करो तो लिख दिया करो, यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखेंगे जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। माना कि ये जो कोडोमेन है सह प्रांत से एक, ये y जो है एक सह प्रांत से स्विच और ये लिया गया है, इस प्रकार से लिया जाता है कि y बराबर हो जाए 3x + 4, ऐसा आप लोग लिखेंगे। माना सह प्रांत से एक स्विच और ये y इस प्रकार लेते हैं कि y बराबर 3x + 4, ये वाली चीज। तो आप लोग यहाँ से अब x का मान y के पदों में निकालेंगे, तो आपको पता है कि y अगर यहाँ से लिया गया है तो ये चूंकि परमेय संख्या का समुच्चय है तो y एक परमेय संख्या होगी, तो y में 3 जोड़ करके 4 जोड़ करके 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी एक परमेय संख्या ही होगी। अब आपको यहाँ पर एक बात बतानी है कि चूंकि आप लोग देख रहे हैं कि x का वैल्यू कितना है, यहाँ पर माना ये x है और इसका वैल्यू आया है y + 4/3। यहाँ से कोई स्विच लिया गया था बेटा, जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे स्विच में आ जाते हैं। स्विच एलिमेंट लिया गया था जो कि y + 4/3 टाइप के एलिमेंट का एक इमेज है, ये
बात ध्यान रखिएगा। अर्थात ये जो प्रांत होता है क्यू से क्यू में, ये क्यू प्रांत है, तो क्यू में जो इस टाइप के एलिमेंट होंगे y प्लस 4/3, अर्थात ये तो x की वैल्यू यही आ रही ना, तो इस टाइप के एलिमेंट का y इमेज बन रहा है यहाँ पर, मतलब यहाँ भी कोई खाली है नहीं है, इससे स्पष्ट हो जाता है। अर्थात इसका जो रेंज होता है, रेंज को लिखा जाता है f ऑफ q इक्वल टू, इसको q लिख लेंगे, ठीक है ना, मतलब रेशनल नंबर है। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा कि जो रेंज है कोडोमेन के बराबर है, अर्थात ये एक आच्छादक फलन है, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि ये जो है वेक्टर ए आपको दिया गया है, वेक्टर ए बराबर i माइनस 2j के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई हो। तो इसके अनुदिश एक सदिश आप लोगों को निकालना जिसका परिमाण 7 इकाई हो। तो भाई आप लोगों से कहा जाए कि एक पेन का मूल्य अगर 10 रुपए है तो 7 पेन का कितना होगा, तो आप लोग मल्टीप्लाई करा दोगे, लेकिन एक का पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको जो वेक्टर पता है सबसे पहले उसका यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए, तभी 7 परिमाण का निकाल सकते हैं उसी की डायरेक्शन में। तो आपने इसका मॉड निकाला, अभी बताया गया था कि अगर कि वेक्टर n है, इसका अगर n कैप निकालना है तो वेक्टर n अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n आप कर देते हो। तो यहाँ से अब वेक्टर a का मॉड निकाला जो कि √5 आएगा, ये है। तो अब इसका सदिश एकक सदिश निकालेंगे, जो ये वेक्टर आप लोगों को दिया गया है इसका एकक सदिश, तो एकक सदिश के लिए वेक्टर a अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ये आ जाएगा। 7 परिमाण का निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई बस करा दिया जाएगा, बाकी ये पूरा का पूरा यही रहेगा, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि ये जो सदिश जो है वेक्टर a बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप का इस पर प्रक्षेप निकालो। तो देखिए जरा हमने थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा बनाया हुआ है जो कि समझने में अच्छा रहेगा, और फार्मूला आपको याद नहीं करना होगा। प्रक्षेप का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई रेखा दी गई है और ये रेखा खंड है, इसका प्रक्षेप निकालना है, तो इसके यहाँ से आप लोग परपेंडिकुलर ऐसे दो परपेंडिकुलर खींच दीजिए। तो जो ये वाला निकल गया था, जिसे मान लीजिए कि ये AB रेखा खंड है और ये LM है, तो इसको कहते हैं कि LM प्रक्षेप है किसका, AB का। ये बात आप ध्यान रखिए। तो हमने मान लिया कि जैसे वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो A का B पर प्रक्षेप निकालना है, तो ये A का B पर प्रक्षेप क्या होगा, OM होगा। फार्मूला नहीं याद करा रहे ना, फार्मूला आपको याद करना है। तो प्रक्षेप ये OM हो जाएगा। तो OM की वैल्यू अगर इसको थीटा मान लिया जाए एंगल को, जो कि दोनों सदिशों के बीच का कोण हमने मान लिया है थीटा, तो ये आप लोग जानते हो कि जो क्षैतिज घटक होता है कॉस लगा करके लिखा जाता है, तो OM इक्वल टू हो जाएगा OA कॉस थीटा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब OA का मतलब है भाई, OA तो परिमाण होगा ना, ये रेखाखंड की लंबाई होगी, तो ये वेक्टर A से अगर रिप्रेजेंट होता है तो इसका परिमाण मॉड ऑफ वेक्टर A हो जाएगा, परिमाण मॉड ऑफ वेक्टर A। तो OA की जगह आप लोग लिख सकते हो OA बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर A। तो ये मॉड ऑफ वेक्टर A cos थीटा हो गया। अब आपको पता है कि A डॉट B के फार्मूले में ये मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B cos थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वेक्टर A तो दिया गया था, लेकिन वेक्टर B नहीं है, तो हम उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लेंगे। तो ये A B cos थीटा ये बन जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा A डॉट B अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। इस तरह से फार्मूले का स्ट्रक्चर तैयार होगा, और इसके बाद बस वैल्यू रखना है जो कि आप कर सकते हो। वेक्टर A का वैल्यू ये दिया गया है, वेक्टर B का वैल्यू ये दिया गया है। पहले आप डॉट प्रोडक्ट निकालिए, A डॉट B जितना भी आए उसमें से मॉड ऑफ वेक्टर B से भाग दे दीजिए, B का मॉड भी आपको निकालना पड़ेगा। ये नीचे सॉल्यूशन है, आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है ना। 10/√6 मात्रा का आंसर है। नेक्स्ट है, कह रहा है एक कमरे में 3 बल्ब होल्डर है, 3 बल्ब होल्डर मतलब बल्ब लगाने वाले होल्डर। एक होल्डर ये है फर्स्ट, सेकंड होल्डर ये, यहाँ बल्ब लगाए जाएंगे, और ये तीसरा होल्डर है, यहाँ पर बल्ब लगाए जाएंगे। कह रहा है 10 में से 6 बल्ब खराब है। चलो ठीक है, 10 बल्ब है, 6 खराब है, तो ये सही कुल बल्बों की संख्या 10 है, खराब बल्बों की संख्या 6 है, ठीक बल्बों की संख्या आपको पता है कि 10 में से 6 घटा देंगे तो 4 ठीक बल्ब आ जाएंगे। अब आप लोगों से कह रहा है एक व्यक्ति यादृच्छा एक बल्ब चुनता है और बल्ब होल्डर में लगा देता है। ये बल्ब होल्डर है, एक बल्ब निकालेगा, नहीं 3 निकालेगा, 3 लगाना है ना उसमें, 3 बल्ब चुन रहा है, पूरे धरे ना, यहाँ पर कितने बल्ब भरे हैं, बोरा है, बोरे में भरे हुए हैं 10 बल्ब, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह 10 भरे हुए, और 10 में से वो 3 निकालने हैं। तो 3 अचानक से निकालने का तो क्या पता है कि उसको कितने मिल जाएंगे, कितने मतलब कितने बल्ब सही होंगे क्या नहीं। अचानक से उसने निकाल दिया और यहाँ पर उसने क्या कर दिया, यहाँ पर उसने फिट कर दिया, एक बल्ब, 2 बल्ब, 3 बल्ब, इस प्रकार से तीनों बल्ब लगा देगा। अब कह रहा है वो बैठ गया, अब कह रहा है प्रायिकता कहते हैं ना, उससे प्रकाश मिल जाए। अब प्रकाश क्या मिलेगा, कब मिलेगा, प्रकाश मिलने का मतलब है या तो एक बल्ब जल जाए, या दूसरा बल्ब जल जाए, या तीसरा बल्ब जल जाए, या ये दोनों जल जाए,
या ये दोनों जल जाए, या ये दोनों जल जाए, या तीनों बल्ब जल जाए। मतलब कम से कम एक जल जाए तो वो उजेले में बैठेगा, प्रकाश मिल जाएगा। देखो फिर वही बात आई, कम से कम एक और बिल्कुल नहीं। अब यहाँ कम से कम एक निकालना बड़ा कठिन है। अगर आप कम से कम एक निकालोगे ना, उसको प्रकाश मिलने का अगर डायरेक्ट मेथड से करोगे, तो पहले आप लोग ये निकालेंगे कि पहला बल्ब जलने का पहला बल्ब जलेगा, या फिर जोड़ेंगे दूसरा जलेगा, या फिर तीसरा जलेगा। तो आप ऐसा करिए ना कि एक कोनो जलवे न करे, ठीक है ना, कोनो जलवे न करे, मतलब बिल्कुल नहीं की प्रैक्टिस निकाल। तो बिल्कुल नहीं कब निकलेगी, जब तीनों खराब उठा लेगा। ये तो समझ में आ रही ना बात। तो बिल्कुल अगर तीनों मतलब बिल्कुल खराब अगर उठा लेगा तो नहीं जलेगा। तो बिल्कुल खराब का आप निकाले, बिल्कुल नहीं जलेगा निकालिए, उसको सुवन में से हम लोग घटा देंगे, तो कम से कम एक का निकल आएगा। और कम से कम एक बल्ब अगर जल जाता है तो फिर उसको प्रकाश मिल जाएगा, यही है। तो हम लोगों ने मतलब खराब छांटेंगे, मतलब खराब की प्रायिकता पहले निकालेंगे, जब खराब बल्ब लगाएगा तब उसको प्रकाश मिलेगा ही नहीं। तो देखो 10 बल्ब में से पहले तो ये भाई आपको पता है प्रदर्श समष्टि में कुल कितने अवयव हैं, एनएस निकालना पड़ता है। तो 10 में से 10 है टोटल। अब टोटल में से ही तो वो 3 छट रहा है, तो 10C3 से छट जाएगा जो कि 120 आएगा। अब देखो खराब ही निकालना है, 3 खराब बल्ब निकालने के कुल ढंग, खराब को ई डैश से माना है। तो कितने खराब है, अब खराब में इसी खराब निकालना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा 6 खराब है, तो 6 में से 3 तो कोई उठा लो तो खराब बल्ब हो गए। इसका कैलकुलेशन किया 6C3 आया, इसका कैलकुलेशन 20 आ गया। अब खराब बल्ब की प्रायिकता निकालेंगे तो 20/120 हो जाएगा, एन ई डैश अपॉन एन एस। तो मतलब ये खराब बल्ब लगा दिया उसने, अब खराब लगा दिया तो कोई प्रकाश नहीं मिलेगा। अब क्या कर रहे हैं कि अब इसको तो 1 में से हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 1 में से अगर हम लोग घटाते हैं तो कम से कम एक बल्ब इसके सही होने की प्रायिकता आएगी, ये तो पता है। यानी ये बिल्कुल नहीं है, और उसके बाद अगर 1 में से घटा दिया जा रहा है तो ये जो निकल के आ रही है कम से कम एक बल्ब सही होने की प्रायिकता है। अब कम से कम एक अगर सही होगा तो उसको यहाँ से लाइटिंग मिल जाएगी, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। कम से कम एक, कोई भी अगर एक हो सकता है एक जल जाए, तीनों में से कोई एक, तीनों में से कोई 2 जल जाए, या तीनों जल जाए। तो इस तरह से आप लोग 5/6 ध्यान रहे, ये कॉन्सेप्ट उसी पर भी डिपेंड है। यहाँ के दोनों सवाल दो प्रोबेबिलिटी के बताए हैं उसी पर है, मतलब कम से कम एक और बिल्कुल नहीं। पूरे प्रतिदर्श समष्टि को 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट में डिवाइड कर देता है। एक का निकाल लो, दूसरे को उनमें से घटा दो, सिंपल हो जाता है। तो चलिए इस प्रकार से आज का जो है ये लेक्चर हुआ, और नेक्स्ट मिलते